नमस्कार सभी को। आज हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 41 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पढ़ेंगे। पहले हम शेड्यूल एरियाज कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। देखिए, ये शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटी में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नियम हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं ऑल ओवर द रीजन, ऑल ओवर द कंट्री हमें एक जैसे नियम कानून बनाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन यहाँ आते हैं शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ में। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ में विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं रख देगी कानून में कि भैया ये बना दो, ये बना दो। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं ना, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड वहाँ लोग रहते हैं, और उनका एक जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना है, और वो भी आज भी वो अपने उस कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जी रहे हैं। तो वो जो कल्चर है, जो उनका रहन सहन है, जो उनकी पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आती है। तो ये संविधान निर्माताओं ने पहले ही भांप लिया था कि ये तो कि ये इनका जो रहन सहन है वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुरक्षा देंगे। तो चलिए, अब हम बेसिक बातें कर लेते हैं। क्या है, कौन डिक्लेयर कर सकता है, कौन नहीं डिक्लेयर कर सकता है, कैसे लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, वगैरह वगैरह, जो कि नॉर्मल है। आइए, अब हम जो शेड्यूल एरियाज़ है उसका जो आर्टिकल नंबर 244 में प्रावधान दिया गया है, जो कि पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 244 और जो संविधान का पार्ट 10 है उसमें दिया गया है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। यानी आर्टिकल 44 में ही आपका टर्म शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज मेंशन है। अगर ये आपको एक ऐसा मतलब स्टेटमेंट आ जाए कि द टर्म शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा? करेक्ट होगा, है ना। और फिर आता है द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट 4 स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए, फिफ्थ और शेड्यूल 6 शेड्यूल्स के अलग अलग एरियाज़ हैं। तो फिफ्थ और 6 शेड्यूल के एरियाज़ जो स्टेट हैं, तो मान लीजिए फिफ्थ शेड्यूल है और ये 6 शेड्यूल है। तो इसके जो आपके फिफ्थ शेड्यूल में आपके 10 स्टेट्स आते हैं। 10 स्टेट्स। 10 स्टेट्स कौन से हैं? तो देखिए, आप वेस्ट से चालू करिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों गए पहले वेस्ट साइड वाले। फिर आप क्या आ गए? हिमाचल प्रदेश ऊपर, फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। ये बीच के आ गए। मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लेसमेंट बता रहा हूँ। फिर आ गया आपका झारखंड, फिर आ गया आपका उड़ीसा, और ये आ गया आंध्र के साथ तेलंगाना। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 स्टेट्स में आपको फिफ्थ शेड्यूल के एरिया आपको मिलेंगे। ये राज्य इंक्लूडेड हैं फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में बहुत ही आसान चीज़ है, आपको बस याद रखना है AMTM। ये मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं ना, बस यही इंक्लूडेड है सिक्स शेड्यूल में। 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स क्या है? देखिए, ए से आपका असम है, एम से आपका मेघालय, इस वाले एम से आपका मिज़ोरम, और टी से आपको पता ही है एक बचा कुछ स्टेट जिसका टी से नाम स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में, वो है त्रिपुरा। एक बार पॉज करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है सिक्स शेड्यूल के। आप सिक्स शेड्यूल के एरियाज़ आपको याद रहेंगे तो बाकी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिक्स शेड्यूल्स में AMTM इंक्लूडेड है। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिज़ो। याद रखिए,
दो एम आते हैं, एक मेघालय एक मिज़ोरम, बस इसमें याद रखिए मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, तो बस ये याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा। चलिए ये तो मैंने बता दिया आपको स्टेट्स। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है आपका शेड्यूल एरियाज़ का। द शेड्यूल एरियाज आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर एरियाज इन द कंट्री बिकॉज दे आर इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल्स हु आर सोशली और economically rather backward and special efforts need to be made to improve their condition। इनको हम अलग तरीके से बोले कि शेड्यूल एरियाज को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं जो बाकी जो कंट्रीज़ में बाकी एरियाज़ हैं, क्योंकि पता है वहाँ एबोरिजिनल्स रहते हैं, वहाँ बहुत पुराने पीढ़ियों से ही लोग वहीं रहते हैं जो कि पहले से ही सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो अब देखो कोई भी इंसान या कोई भी समाज या कोई भी ग्रुप अगर बैकवर्ड होगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सोशली और इकोनॉमिकली, तो कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा उसे। भैया ले भाई हम स्कूल खोल देंगे, या हम ऐसे कर देंगे, या हम तुम्हारे लिए ये फ़लाना स्कीम, ये नई स्कीम कर देंगे। तो एक मतलब एक अलग से बॉडी चाहिए होगी उनके लिए करने के लिए, एक अलग से रूल्स बनाने पड़ेंगे उसके लिए। और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ थोप दो, ऐसा भी नहीं कुछ भी थोप दो और उनकी सुनो ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए संविधान में एक अलग प्राविधान, अलग आर्टिकल के तहत, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार सके, इसलिए हम उनके लिए एक शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ का कंसेप्ट हम लेकर आए हैं। तो देखो देयर फॉर द होल ऑफ द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑपरेटेड इन अ स्टेट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ समवॉट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एरियाज। यही चीज़ वो बोल रहा है कि जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जैसे कि 3 टायर की होती है आपकी मतलब किसी स्टेट में अगर पंचायती राज जब आ जाता है तो 3 टायर की हो जाती है, विलेज लेवल, तहसील लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की। और वहाँ जैसे कि राज्य सरकार प्रावधान बनाती है, वो फिर ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ से थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। यहाँ क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा पावर होती है राज्य सरकार से, कि इस क्षेत्र का विकास इन लोगों का समाज करना है। अब देखिए द वेरियस फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और फीचर्स की बात कर लेते हैं। 5th शेड्यूल के फीचर्स की बात कर लेते हैं। डिक्लेरेशन। अब देखिए पहली बात तो मान लो हमने टॉपिक तो लिया शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, अब डिक्लेयर कौन करेगा भाई? पूरे देश में ऐसा थोड़ी नहीं कि कहीं भी कोई भी डिक्लेयर करके, पंजाब में डिक्लेयर कर दोगे, राजस्थान में डिक्लेयर कर दोगे, या फिर कहीं भी मनमानी तरीके से डिक्लेयर कर दोगे, ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए प्रावधान बनाया गया है कि प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि भैया, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया के तहत नोटिफाई कर सकता है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया। ही कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया, ऑल्टर इट बाउंड्री लाइन्स, rescind such designation or make fresh orders for such designation on an area in consultation with the governor of the state। जिस स्टेट में अगर आप शेड्यूल एरियाज नोटिफाई कर रहा है प्रेसिडेंट, उस स्टेट का जो गवर्नर है उससे कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब प्रेसिडेंट किसी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है कि शेड्यूल एरिया है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, वो चेंज कर सकते हैं कि मतलब कम कर दो या ज़्यादा कर दो। पॉपुलेशन बढ़ गई, उन्होंने अब ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है उनकी बाउंड्री लाइन्स, उनका एरिया। या फिर जो ऐसा डेजिग्नेशन उसने किया है उसको रद्द भी कर सकता है, या फिर फ्रेश ऑर्डर्स भी निकाल सकता है, किसी के रीडेजिग्नेट करता है। पहले डेजिग्नेट किया था एक एरिया को, फिर उसने रद्द कर दिया, फिर से रीडेजिग्नेट कर दिया आराम से। ये प्रेसिडेंट के पास बहुत ही क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर कह सकते हैं अपन। लेकिन ये जो चीज़ करेगा ना, वो जो राज्य का गवर्नर होगा उसे कंसल्ट करके पतेगा। अब प्रेसिडेंट तो रोज़ घूमने थोड़ी ना जाता है उस राज्य में, वो तो भाई राष्ट्रपति भवन में बैठा रहता है। तो स्टेट की जानकारी किसे पता रहती है ज़्यादातर, है ना? या तो राज्य सरकार को या गवर्नर को। अब गवर्नर से कंसल्ट करेगा। देखो राज्य सरकार से कंसल्ट करना या राज्य सरकार की सहमति लेना, क्योंकि देखिए
ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज मान लो ऐसी पार्टीज आई जो इस एरिया को मानती नहीं है या फिर उन लोगों की विचारधारा के खिलाफ है, तो देखिए वो कुछ भी अपने नियम कायदे दे सकती है, या फिर कुछ भी ऐसे रूल्स बना सकती है, या फिर गलत सलाह भी दे सकती है। तो इसीलिए जो गवर्नर है उसको मतलब एक इम्पॉर्टेंट दिया गया कि गवर्नर की कंसल्टेशन रहेगी जब प्रेसिडेंट एरिया को डेजिग्नेट करेगा। अब यहाँ देखिए, executive power of state and center. The executive power of a state extends to the scheduled areas therein, but the governor has a special responsibility regarding such areas. यहाँ पे कह रहा है कि स्टेट है ना, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर्स उस शेड्यूल एरियाज में तो रहेंगी, लेकिन जो गवर्नर है आपका राज्यपाल है, उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऐसे एरियाज़ के तहत। क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? पहली बात तो उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। किस तहत? मतलब कौन सी रिपोर्ट होगी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज़। ऐसे एरियाज़ में जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा कौन? गवर्नर। ये उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या एनुअली, साल में एक बार, या फिर जब प्रेसिडेंट चाहे, भाई प्रेसिडेंट बोल दे 3 महीने में बोल दे मेरे को रिपोर्ट दो, फिर मान लो उसका दिमाग ठनका या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आई तो मान लो कह दिया कि मतलब 6 महीने में दे दिया रिपोर्ट, 6 महीने में मंगा ली रिपोर्ट राज्यपाल से, तो भैया गवर्नर को रिपोर्ट देनी पड़ेगी जब प्रेसिडेंट चाहे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। तो देखिए सेंटर है जो केंद्र सरकार है, उसकी भी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इन एरियाज़ के तहत रहती है। वो मतलब राज्य सरकार को डायरेक्शन दे सकता है कि भैया जो शेड्यूल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे। क्योंकि हम डीपीएसपी में देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देख सकते हैं, देखा गया है कि जो केंद्र के निर्देश होते हैं वो राज्य सरकार मानती है, या केंद्र की जो सेंटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट को डायरेक्शन देना। तो ये तो कहने का पावर है, जो अपन एग्जीक्यूटिव पावर की जो बात कर रहे हैं स्टेट की तो होगी, राज्य की। भाई अब वो शेड्यूल एरियाज़ में किस राज्य के अंदर है, तो राज्य की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, केंद्र की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और क्या कहते हैं गवर्नर की इसमें बहुत ही स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भाई रिपोर्ट तो गवर्नर ही देगा जब प्रेसिडेंट मंगा ले। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। हर राज्य को क्या करना है, अगर उसके पास शेड्यूल एरियाज़ है, मान लो प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि मध्य प्रदेश में या झारखंड में शेड्यूल एरियाज नोटिफाई कर दिया, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस शेड्यूल एरियाज में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को स्टैब्लिश करेगी। एक काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी, उसका नाम दे दिया ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। अब उस काउंसिल में लोग आएंगे, बातें करेंगे, किस तरीके से नियम होने चाहिए, किस तरीके से भला होना चाहिए, ये सब उनका मकसद रहता है। तो उसमें पता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होंगे, जिसमें से 3/4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का अर्थ है जो आपका, कैमरा को मैं 5th शेड्यूल में जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ये कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट। अब इसमें कितने मेंबर रहेंगे? 20 मेंबर, जिसमें के जो 3/4 होंगे वो क्या होंगे, जो आपकी राज्य सरकार है, मतलब जो आपकी राज्य की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो भी कौन से? शेड्यूल ट्राइब्स के। माफ़ करिएगा राइटिंग के लिए, आपसे क्षमा चाहता हूँ। शेड्यूल ट्राइब्स के रहेंगे, यानी सीधे सीधे सिंपल जो एमएलए होता है आपकी राज्य सरकार, आपकी राज्य विधानसभा में,
वो भी कौन सा MLA? ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का MLA। तो लिखा है 3/4 ऑफ whom आर टू बी रिप्रेजेंटेड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका 3/4, मान लो आपका स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है, 3/4 होंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में, 3/4 ST के MLAs होंगे। अब आपको एक्चुअल नंबर भी दे सकता है स्टेटमेंट में कि भैया कितने, तो 20 × 3/4 4 5 5 3 यानी 15 ST के MLAs होंगे। ये याद रख सकते हैं आप बोलेंगे मैंने तो सिर्फ 3/4 पढ़ा था। अरे भाई सिंपल सी मैथ्स है, कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं है सर। तो उस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल पता कर लिया अपन ने कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी। अ सिमिलर काउंसिल कैन ऑल्सो बी स्टैब्लिश्ड इन अ स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स but not scheduled areas therein if the president so directs। अब सिमिलरली पता है स्टेट क्या कर सकता है, ये स्टेटमेंट उन राज्यों के लिए बोला गया है जहां प्रेसिडेंट ने शेड्यूल एरियाज नोटिफाई नहीं किया है। मान लीजिए किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट ने शेड्यूल एरियाज नोटिफाई किया नहीं है, मतलब एज सच, जैसे कि, लेकिन